पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि गांग-वुक योरी का पीछा करते करते उसके ऑफिस तक पहुंच गया था। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। गांग-वुक सीधा योरी के ऑफिस में घुस आता है और उसका हाथ छोड़ने से पहले ही योरी फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो बहुत ज्यादा केयरफुल होती है कि उसका बेयर हैंड किसी और के बेयर स्किन से टच ना हो। यही वजह होती है कि वो हमेशा ग्लव्स पहन कर रखती है। गांग-वुक को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ हैदम रिजर्वोयर वाला केस चल रहा था। वो योरी से सीधा सवाल करता है, तुम्हें इतनी सुनसान जगह पर डेड बॉडी का पता कैसे चला? योरी पहले सीधा सा जवाब देती है कि किसी ने उसे लोकेशन बताई थी, लेकिन जब गांग-वुक बार बार पूछता रहता है कि किसने, तो आखिर योरी सच बोल देती है। वो कहती है कि एक घोस्ट ने। गांग-वुक ये सुनते ही हंस पड़ता है। उसे लगता है कि योरी उसका मजाक उड़ा रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए झूठ बोल रही है। योरी को भी समझ आ जाता है कि ये इंसान उसकी बात कभी नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे सीधा ऑफिस से बाहर निकलने को कह देती है। जैसे ही योरी ऑफिस का दरवाजा खोलती है, गांग-वुक जाते जाते भी उसे ताना देता है कि घोस्ट वाली कहानी सिर्फ एक झूठ है। लेकिन उसी वक्त सामने चेयर वुमेन बैक आ जाती हैं। गांग-वुक मजबूरन वहां से निकल जाता है। लॉबी में उसकी मुलाकात फिर से पार्क स्योंगजे से होती है। स्योंगजे हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गांग-वुक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है चाहे जितना वक्त लग जाए वो जांग युनजू की बॉडी जरूर ढूंढेगा और स्योंगजे का असली चेहरा सबके सामने ले आएगा। इधर चेयर वुमेन बैक योरी के ऑफिस में आती हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि होटल स्टाफ योरी के बारे में काफी गॉसिप कर रहा है। वो योरी को समझाती हैं कि कंपनी की इमेज के लिए इन बातों से बचना जरूरी है। फिर बात बिजनेस की तरफ चली जाती है। चेयरवुमेन चाहती हैं कि रिएना होटल्स किसी फेमस लग्जरी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करे ताकि बिजनेस और तेज ग्रो करे, लेकिन योरी सीधा मना कर देती है। उसका कहना होता है कि सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए वो किसी भी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी। चेयरवुमेन उससे दोबारा सोचने को कहती हैं, लेकिन योरी अपनी बात पर ही कायम रहती है। दूसरी तरफ गांग-वुक की दादी फिर से उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती हैं। इस बार वो उसे जबरदस्ती एक ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनने भेज देती हैं। गांग-वुक पहले तो काफी नखरे करता है, लेकिन इमोशनल प्रेशर की वजह से वो मान जाता है। पूरा दिन वो बच्चों के साथ गेम्स खेलता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका मूड भी फ्रेश होने लगता है। फुटबॉल खेलते वक्त अचानक बॉल जोर से लगकर एक खिड़की का ग्लास तोड़ देती है। गांग-वुक जब बॉल उठाने जाता है तो उसके दिमाग में अचानक एक इम्पोर्टेंट आइडिया आता है। उसे लगता है कि शायद उसने स्योंगजे के केस का एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया है। वो बिना वक्त जाया किए सीधा ऑफिस वापस भागता है। वहां पहुंचते ही अपने कोलीग्स पिल डोंग और सोंग ह्यून मिन को ऑर्डर देता है कि जिस होटल में युनजू लास्ट टाइम देखी गई थी, उस दिन के सारे गेस्ट की लिस्ट फौरन निकाली जाए। उधर हारी अपनी माँ, भाई और बॉयफ्रेंड स्योंगजे के साथ वक्त गुजार रही होती है। बातों बातों में हारी बता देती है कि योरी उन दोनों की शादी के खिलाफ है। ये सुनते ही स्योंगजे का ईगो हर्ट हो जाता है। वो फौरन योरी के पास जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो जानबूझकर उसकी बदनामी कर रही है, लेकिन योरी बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है कि मरने से पहले उसकी मुलाकात जांग युनजू से हुई थी और उसे पता चला था कि युनजू प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनते ही स्योंगजे का चेहरा बदल जाता है, लेकिन वो फौरन इस बात से इनकार कर देता है। तब योरी एक और शॉकिंग बात बोलती है। वो कहती है कि युनजू यही है और हमारी सारी बातें सुन रही है। और असल में ये सच होता है। युनजू की स्पिरिट काफी देर से योरी के केबिन में ही मौजूद होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसे तो सिर्फ योरी ही देख सकती है। इसी वजह से योरी को इतना यकीन होता है कि स्योंगजे सच छुपा रहा है। इधर गांग-वुक की इन्वेस्टिगेशन भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है। उसे पता चलता है कि जिस होटल में युनजू रुकी थी, उसके बगल वाले रूम की बुकिंग एक एयर होस्टेस के नाम पर हुई थी और वो एयर होस्टेस असल में स्योंगजे की दोस्त निकलती है। गांग-वुक को सोरत से मिलता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि उसने अपना वॉलेट स्योंगजे के पास ही छोड़ दिया था। यहीं से गांग-वुक के दिमाग की सारी पजल पीसेस मिलना शुरू हो जाती हैं। होटल रिकॉर्ड दोबारा चेक करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि स्योंगजे ने एयर होस्टेस का डिस्गाइज
यूज किया था। फिर वो उसके रूम में गया, कनेक्टिंग बालकनी के थ्रू युनजू के रूम तक पहुंचा और वहां से उसकी डेड बॉडी को चुपके से बाहर निकाल दिया। लेकिन गांगवुक यही नहीं रुकता, वो दोबारा सीसीटीवी फुटेज देखता है। इस बार उसकी नजर सेओंजे के सूटकेस पर पड़ती है। उसे लगता है कि सूटकेस के अंदर कुछ जरूर छुपाया गया था। साथ ही उसे एक और अजीब बात पता चलती है। एलिवेटर में घुसने के बाद सेओंजे पूरे 35 मिनट तक कहीं नजर ही नहीं आया। ये गैप ही सबसे बड़ा क्लू बन जाता है। गांगवुक होटल की टेरेस पर जाकर हर जगह इंस्पेक्ट करता है और काफी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि सेओंजे ने शायद युनजू की बॉडी को होटल की छत पर बने वाटर टैंक्स के अंदर छुपा दिया था। अगर गांगवुक का ये अंदाजा सही निकला तो इतने दिनों से छुपा हुआ मर्डर फाइनली एक्सपोज हो सकता है। लेकिन क्या वाटर टैंक के अंदर वाकई युनजू की बॉडी होगी? लेकिन जब वो वहां पहुंचता है उसे एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहां पहले से ही योरी भी मौजूद होती है। जैसे गांगवुक इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉडी ढूंढ रहा होता है, वैसे ही योरी भी इन युनजू की स्पिरिट की मदद से उसकी बॉडी तलाश कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही फिर बहस शुरू कर देते हैं। गांगवुक को लगता है कि योरी हर जगह उससे पहले कैसे पहुंच जाती है, जबकि योरी उसकी बातों से बिल्कुल इरिटेट हो चुकी होती है। आखिर गांगवुक हिम्मत करके वाटर टैंक खोलता है और अंदर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। टैंक के अंदर वाकई जांग युनजू की डेड बॉडी होती है। इतने दिनों से जिस बॉडी को पूरी पुलिस ढूंढ रही थी वो आखिर मिल ही जाती है। अब हमें फ्लैशबैक के थ्रू उस रात का असल सच दिखाया जाता है। मर्डर वाली रात युनजू खुशी खुशी सेओंजे को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये खबर सुनकर खुश होने के बजाय सेओंजे पूरी तरह घबरा जाता है। उसे सिर्फ अपनी रेपुटेशन और पॉलिटिकल फैमिली का फ्यूचर नजर आ रहा होता है। पैनिक में आकर वो युनजू को जोर से धक्का दे देता है। युनजू पीछे गिरती है और उसका सर बेड के फ्रेम से टकरा जाता है। वो बेहोश हो जाती है। सेओंजे उसकी मदद करने के बजाय डर कर वहाँ से भाग जाता है और युनजू को उसी हालत में मरने के लिए छोड़ देता है। प्रेजेंट में लौटते ही गांगवुक पुलिस के साथ सीधा गोल्फ कोर्स पहुंचता है। उस वक्त सेओंजे चैंपियनशिप ट्रॉफी रिसीव कर रहा होता है और मीडिया उसकी तारीफ कर रही होती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पूरा सीन उल्टा हो जाता है। पुलिस सबके सामने सेओंजे को युनजू के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। उसे हथकड़ी लगा कर ले जाया जाता है। ये न्यूज देखकर हैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि सेओंजे को एक्सपोज करने में योरी का भी हाथ था। इसी वजह से वो होटल लॉबी में सबके सामने योरी से झगड़ा करती है। ये तमाशा देखकर चेयरवुमेन बेक भी काफी अपसेट हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद चेयरवुमेन फिर बिजनेस की बात छेड़ती हैं। वो बताती हैं कि इंटरनेशनल कंपनी CL रेमंड वियना होटल्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है और उस कंपनी का CEO पर्सनली योरी से मिलना चाहता है। उधर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होने के बाद सेओंजे को एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर मिनिस्टर पाक जिनतोंग ने अपनी इमेज बचाने के लिए उसे ही छोड़ दिया है। अब वो ऑफिशियली अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ रहे होते हैं। ये सुनते ही सेओंजे धमकी देता है कि अगर उसे अकेला छोड़ा गया तो वो अपने फादर के सारे इल्लीगल काम मीडिया के सामने एक्सपोज कर देगा। इस धमकी के जवाब में मिनिस्टर पाक मीडिया में एक छोटा स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। वो क्लेम करते हैं कि युनजू मेंटली अनस्टेबल थी और प्रेगनेंसी की बात भी सिर्फ उनके फैमिली को बदनाम करने के लिए झूठ बोली थी। मतलब सच को छुपाने के लिए एक और झूठ तैयार कर दिया जाता है। इधर गांगवुक को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त उसे जेजू आइलैंड में अपनी वेडिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट करता है। इसी बीच उसका कोलीग पिलडोंग उसे बताता है कि एक ओल्ड औरत ग्रैंडमा चुम हुई काफी दिनों से प्रोसिक्यूटर से मिलना चाहती हैं। उनकी ग्रैंड डॉटर लापता है। गांगवुक पहले वेडिंग के लिए निकल पड़ता है। वेडिंग का वेन्यू भी वही CL रेमंड होटल होता है, जहां दूसरी तरफ योरी भी कंपनी के CEO कांग मिन हुआन से मिलने आती है। यहीं हमें पता चलता है कि मिन हुआन और योरी पुराने दोस्त हैं। मिन हुआन कोलैबोरेशन की बात करता है, लेकिन योरी फिर से पोलाइटली मना कर देती है। मिन हुआन उसे कन्विंस करता है कि कम से कम आज की रात होटल में ही रुक जाए। फिर वो उसे फेमस डिजाइनर जंग हाइना के नए आउटफिट्स दिखाता है। योरी उनमें से एक डिजाइन की खास तारीफ करती है। दूसरी तरफ गांगवुक का दोस्त इंसिस्ट करता है कि वो होटल के रॉयल रूम में ही स्टे करे।
काम वो चेक इन करता है और फ्रेश होने के लिए शावर लेने चले जाता है। उधर होटल की एक बड़ी मिस्टेक की वजह से वही रॉयल रूम योरी को भी दे दिया जाता है। दोनों को लगता है कि रूम सिर्फ उनका ही है। सबसे फनी बात ये होती है कि रूम में अजीब सी आवाजें सुनकर दोनों को लगता है कि शायद कोई घोस्ट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। योरी नॉइस कैंसलिंग एयरफोन्स लगाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद गांगवू भी, जो थोड़ा सा नशे में होता है, बेड पर आकर सो जाता है और दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो एक ही बेड शेयर कर रहे हैं। अगली सुबह जैसे ही दोनों की आंख खुलती है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पास देखकर जोर से शॉक खा जाते हैं। होटल स्टाफ फौरन भागकर आता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। सीईओ इतना गुस्सा होता है कि रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज को रिजाइन करने तक कह देता है। योरी के दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन चल रही होती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका बिना ग्लव्स वाला हाथ गांगवू को टच तो नहीं हो गया। वो गांगवू से बात करना चाहती है, लेकिन गांगवू खुद ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। होटल से निकलते वक्त एस्केलेटर पर एक सूटकेस की वजह से योरी का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन गांगवू फिर से वक्त पर उसे गिरने से बचा लेता है। ये सब देखकर मिनहुआन भी गांगवू की तारीफ करता है। वो उसे होटल का कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर देता है और अपना बिजनेस कार्ड भी देता है। योरी भी दिल से गांगवू का शुक्रिया अदा करती है। गांगवू होटल से निकल ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात ग्रैंडमा छूम से होती है। ये वही ओल्ड औरत होती हैं जो अपनी मिसिंग ग्रैंड डॉटर दामी को ढूंढते ढूंढते प्रोसिक्यूटर के पास पहुंची थी। गांगवू को पता चलता है कि दामी इसी सीएल रेमन होटल में फेमस डिजाइनर जंग हाइना के साथ काम करती थी। अब गांगवू इस नए केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सीईओ मिनहुआन की मदद से वो होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में उसे वो टैक्सी मिल जाती है जिसमें दामी आखिरी बार बैठी थी। इसी फुटेज को देखते देखते गांगवू को एक और शॉकिंग सच पता चलता है। डिजाइनर जंग हाइना ने दामी का ओरिजिनल डिजाइन चुरा कर उसे अपना डिजाइन बता दिया था। अब गांगवू टैक्सी का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाता है जहां दामी को लास्ट टाइम देखा गया था। ये जगह समुद्र के किनारे एक डेंजरस क्लिफ होती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे फिर एक बार योरी मिल जाती है। योरी उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन बात करते करते अचानक उसका पैर फिसल जाता है। गांगवू फौरन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसे बचा नहीं पाता। योरी सीधा समंदर में गिर जाती है। गांगवू बिना एक सेकंड सोचे उसके पीछे पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन जैसे ही दोनों पानी के अंदर पहुंचते हैं, उनकी नजर एक और डेड बॉडी पर पड़ती है और ये बॉडी किसी और की नहीं, दामी की होती है। यहीं पर एपिसोड एक और जबरदस्त पॉइंट के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और अब मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।